हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही जबरदस्त एंड बेहतरीन क्लास। वो क्लास किनके लिए चल रही है? 12th ग्रुप एग्रीकल्चर वालों के लिए चल रही है। जो 12th में एग्रीकल्चर से हैं उनके लिए क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है। तो आज मैं लेके आया हूँ कौन से सब्जेक्ट की चल रही है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, जिसे फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र कहते हैं। तो उसका कौन सा यूनिट है? यूनिट आज 5 रहने वाला है। तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शंस कहते हैं। एकदम इस यूनिट को बेसिक से पढ़ेंगे। अब आपका काम है अपने दोस्तों के साथ इसको लिंक को शेयर करना। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्लास क्या चल रही है? सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है प्लांट प्रोटेक्शंस, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? पौध संरक्षण। ठीक है, क्या है? फर्स्ट, क्योंकि पौध संरक्षण फर्स्ट है और पौध संरक्षण सेकंड भी है। तो बात करते हैं हम प्लांट प्रोटेक्शन या पौध संरक्षण की। तो हमें प्लांट प्रोटेक्शन क्यों करना पड़ा या क्यों करते हैं? देखो, तो फसलों में क्या होता है? फसलों के साथ बहुत सारे खरपतवार ग्रो होते हैं जो क्या करते हैं? फसलों की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। फसलों में बहुत सारी डिसीजें लग जाती हैं जिससे क्या होता है? क्रॉप की क्वालिटी या क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाता है। फसलों में बहुत सारे इंसेक्ट लगते हैं। इंसेक्ट लगने से क्या होता है? फसल का प्रोडक्शन या फसल हमारी खराब हो जाती है। तो इनसे मतलब खरपतवारों, इंसेक्ट और डिसीज से फसल को प्रोटेक्ट करना ही क्या कहलाता है? प्लांट प्रोटेक्शन कहलाता है। समझ में आया क्या? फसलों को खरपतवार, डिसीज, खरपतवार, रोग और कीटों से रक्षा करना ही क्या कहलाता है? प्लांट प्रोटेक्शन कहलाता है। अब समझ में आया क्या? देखो पढ़ते हैं। पौध संरक्षण होता क्या है? पौध संरक्षण कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो प्लांट प्रोटेक्शन है। वह कृषि विज्ञान की कौन सी कृषि विज्ञान की शाखा है? ठीक है, तो पौध संरक्षण कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि उपज की वृद्धि करने के लिए कीटों और रोगों के नियंत्रण की खोजों एवं वैज्ञानिक विधियों के सफल प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट प्रोटेक्शन या पौध संरक्षण कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, बात करें आगे। प्लांट प्रोटेक्शन इज द दैट branch of agricultural science under which the successful use of discoveries and scientific methods to control pests and disease is studied to increase agriculture yield। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट प्रोटेक्शन या पौध संरक्षण कहते हैं। ये तो बात हो गई डिफिनीशंस की। बात करते हैं आगे। तो आपके समझ में आया फसलों को क्या करते हैं? खरपतवार, रोग एवं कीटों से रक्षा करना ही क्या कहलाता है? प्लांट प्रोटेक्शन कहलाता है। अब प्लांट प्रोटेक्शन के महत्व क्या क्या हैं? तो थोड़ा सा महत्व के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लांट प्रोटेक्शन के कौन कौन से महत्व हैं। तो देखते हैं। पहला, फसलों के सफल उत्पादन के लिए खरपतवारों एवं रोगों से रक्षा करना। क्या करना? फसलों के सफल उत्पादन के लिए खरपतवारों एवं रोगों से रक्षा करना। बात करें अगले पॉइंट की। पौध संरक्षण द्वारा उन्नतशील जातियों का विकास करना। पौध संरक्षण द्वारा क्या करना? उन्नतशील जातियों का विकास करना। अगला पॉइंट क्या है? दवाइयों के रूप में प्रयोग। ठीक, तो 3 पॉइंट हैं। फसलों के सफल उत्पादन के लिए खरपतवारों एवं रोगों से रक्षा करना, पौध संरक्षण द्वारा उन्नतशील जातियों का विकास करना और दवाइयों के रूप में प्रयोग। बात करते हैं आगे। अभी तक जो भी स्टूडेंट नया हो तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे पहले क्लासेस और सबसे पहले एग्रीकल्चर की जो भी जॉब निकलती हैं उसके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशंस देने का काम करते हैं। इसलिए अब आपका फर्ज है कि आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा खरपतवार, जिसे क्या कहते हैं? बीट। क्या कहते हैं? बीट। ठीक है, खरपतवार या जिसे क्या कहते हैं? बीट। अब
अब खरपतवार क्या होते हैं? देखो प्रकृति में सब जगह देखो तो खरपतवार ही खरपतवार है, ठीक है? तो खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार वे अवांछनीय पौधे जो बिना बोए ही किसी भी स्थान पर, चाहे आपकी फील्ड में हो, चाहे अनवांटेड फील्ड में हो, किसी भी जगह पर यदि ग्रो हो जाते हैं, उग आते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वीड या खरपतवार कहते हैं। समझ में आया क्या? देखो वीड क्या होते हैं? वे अवांछनीय पौधे जो बिना बोए ही किसी भी स्थान पर, चाहे आपकी फील्ड में कल्टीवेटेड फील्ड में हो या अनवांटेड फील्ड में हो, किसी भी स्थान पर ग्रो हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वीड कहते हैं। ठीक, अब बात करें, देखो लिखा क्या है इसमें? खरपतवार वे अवांछनीय पौधे हैं जो फसल क्षेत्र में बिना बोए उग जाते हैं तथा जिनकी उपस्थिति लाभ की तुलना में क्या करते हैं? हानिकारक अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वीड कहते हैं। जो वीड है वो क्या करते हैं? किसानों को हानि पहुंचाते हैं, किसमें? क्रॉप प्रोडक्शंस में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? बीट्स आर अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट interface with the utilizations of the land, water, resource and thus adversely affect crop productions and human welfare। तो क्या करते हैं या क्या करते हैं? किसानों को लाभ की तुलना में हानि अधिक पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। अब बीट की थोड़ा सा बात कर लें तो बीट शब्द कौन सी भाषा से बना है? तो बीट शब्द हमारा एंग्लो सैक्सोन भाषा से बना है। एंग्लो सैक्सोन भाषा से बना है। अब आपसे कोई पूछे कि बीट शब्द कौन सी भाषा से बना है, तो एंग्लो सैक्सोन भाषा से बना है। बीट शब्द किसने दिया था? तो जैंथ्रोटुल ने दिया था। बीट शब्द किसने दिया था? जैंथ्रोटुल ने दिया था। ठीक है, अब फादर ऑफ बीट किसको कहा जाता है? जैंथ्रोटुल को कहा जाता है। बीट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? तो जो जैंथ्रोटुल थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? यह ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है, तो जैंथ्रोटुल ने एक बुक लिखी थी, कौन सी? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री था। यह बुक कब लिखी थी? 1731 में। तो बीड शब्द, सॉरी, इस बुक में बीड शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1731 में किया गया था। जो जैंथ्रोटुल थे, बीड शब्द किसने दिया था? जैंथ्रोटुल ने दिया था। फादर ऑफ बीड किसको कहा जाता है? जैंथ्रोटुल को कहा जाता है। बीड शब्द किस भाषा से लिया गया है? एंग्लो सैक्सोन भाषा से लिया गया है। भी जो जैंथ्रोटुल थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। जैंथ्रोटुल ने एक बुक लिखी थी, कौन सी? उस बुक का नाम क्या था? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री था। वह बुक में बीड शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1731 में किया गया था। ये तो बात हो गई बीट की। देखते हैं आगे। ठीक है, यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए और अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में जरूर लगा लिया करिए स्टेटस पे, ताकि दूसरे लोग भी देख सके। अब खरपतवारों का क्लासिफिकेशंस, तो अलग अलग प्रकार से इसको अलग अलग क्लासिफिकेशंस किया गया, तो सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं हम पत्तियों की संरचना के आधार पर इसका वर्गीकरण। ठीक है, खरपतवारों का पत्तियों की संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला देखें, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार। तो सक्रिय पत्ती वाले जिनकी पत्तियां क्या होती हैं? सक्रिय होती हैं, उन्हें सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। जैसे आपका गेहूंसा पतली पतली पत्ती वाला खरपतवार है, दूब घास पतली पत्ती वाला खरपतवार है। और क्या लिख सकते हो? कांस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कांस लिख सकते हो, मोथा लिख सकते हो। ये क्या है? सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार होते हैं।
बात करें आगे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार तो कौन कौन से होते हैं? जिनकी पत्तियां क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं, उन्हें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? जंगली जूट है, जंगली जंगली चौलाई है, और क्या लिख सकते हो? भथुआ भी लिख सकते हो, जो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है। और ढैंचा भी है, आपकी चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है। हिरनखुरी भी जो होती है वह भी क्या होता है? एक चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन समझ में आया। बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशंस की। बीज पत्र के आधार पर, मतलब उसका जो कोटिलीडंस है उसके आधार पर बीजों का खरपतवारों का वर्गीकरण। तो इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला एक मोनोकोट जिसे एक बीज पत्री, और दूसरा डाइकोट जिसे द्विबीजपत्री कहा जाता है। क्लासिफिकेशंस पहला हमने क्या डिस्कस किया? पत्तियों की संरचना के आधार पर। पत्तियों की संरचना के आधार पर उसमें दो प्रकार के देखने को मिलेंगी, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। ठीक है। अब बात करते हैं बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। तो बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है। एक बीज पत्री जिसे मोनोकोट कहते हैं, द्विबीज पत्री जिसे डाइकोट कहते हैं। अब मोनोकोट, एक बीज पत्री या मोनोकोट का मतलब क्या होता है? जिनका बीज पत्र या कोटिलीडंस दो बराबर पार्टों में डिवाइड नहीं होता है या दो बराबर भागों में नहीं टूटता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोकोट कहते हैं। अब डाइकोट क्या होता है? तो मोनोकोट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आपका दूब घास है, मौथा है, बरू है, प्याजी है और गेहसुआ है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? दूब घास है, मौथा है और बरू है, प्याजी है और गेहसुआ है। अब बात कर लेते हैं डाइकोट की। तो डाइकोट में क्या क्या देखने को मिलते हैं? अब डाइकोट होता क्या है? जिनका कोटिलीडंस या बीज पत्र दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डाइकोट कहते हैं। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं? भथुआ देखने को मिलता है, हिरनखुरी देखने को मिलता है, कृष्णनील देखने को मिलता है। यह इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो क्या क्या है इसके एग्जाम्पल्स? भथुआ है, हिरनखुरी है, कृष्णनील है, जिनके बीज पत्र दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएं वह क्या होंगे? डाइकोट होंगे। बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशंस की। अब ऋतुओं के आधार पर, सीजन के आधार पर क्लासिफिकेशंस। किसके आधार पर? सीजन के आधार पर, अर्थात ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। तो ऋतुओं के आधार पर पहला देखें, खरीफ के खरपतवार। खरीफ ऋतु, ऋतुएं तीन ही होती हैं, ठीक है। खरीफ ऋतु, जायद ऋतु और विंटर ऋतु, सॉरी क्या बोलते हैं? रबी ऋतु, ठीक है। खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। रेनी सीजन और विंटर सीजन और समर सीजन। तो बात करते हैं खरीफ के खरपतवार। खरीफ के खरपतवार कौन कौन से हैं? जैसे मकोई है, हुलहुल है, चौलाई है, और भी लिख सकते हो हजार दाना है, मौथा है, कांस है। ये क्या होते हैं? आपके खरीफ के खरपतवार होते हैं। खरीफ के खरपतवार कौन कौन से हैं? खरीफ का खरपतवार आपके मकोई है, हुलहुल है, चौलाई है, वो क्या है? आपके खरीफ के खरपतवार है। और भी लिख सकते हो आप, ठीक है। बात करते हैं रबी के खरपतवारों की। तो रबी के खरपतवार कौन कौन से हैं? जो रबी सीजन में खरपतवार ग्रो होते हैं उन्हें रबी के खरपतवार कहेंगे, ठीक है। तो रबी के खरपतवार कौन कौन से हैं? जैसे गेहसुआ, जैसे गेहूं का मामा कहा जाता है या गिल्ली डंडा कहा जाता है, प्याजी है, सैंजी है, और क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे कृष्णनील है, ठीक है, और आपका सत्यानाशी है। ये क्या हो जाएंगे? आपके रबी के खरपतवार हो जाएंगे। आपका हिरनखुरी भी है, इसी में आएगा रबी के खरपतवार। तो रबी के खरपतवार क्या है? जो रबी सीजन में ग्रो होते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? गेहूसा हो गया, सैंजी हो गई, प्याजी हो गया, और क्या लिख सकते हैं? कृष्णनील लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? हिरनखुरी लिख सकते हैं। इस तरह इसके एग्जाम्पलों को लिख सकते हैं। बात करते हैं आगे जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, मतलब लाइफ साइकिल के आधार पर, ठीक है। लाइफ साइकिल क्या होता है? किसी बीज के बोआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक, मतलब उसके बीज बनने तक। जब हमने बीज बोया उसके अंकुरण से लेकर बीज बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल कहते हैं। अब जीवन चक्र के आधार पर बांटा गया है। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। वह कौन कौन से हैं? एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार। एनुअल एनुअल सीजन, बाइनियल सीजन और पेरेनियल सीजन।
तो इन एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार, एनुअल वीड्स, बाइनियल वीड्स और पेरेनियल वीड्स। बात करते हैं एक वर्षीय खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो एक वर्ष या एक सीजन, एक वर्ष में 3 सीजन होते हैं, बता दिया ना, रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन। ठीक है, हमें यहाँ केवल उसके सीजन से मतलब, जीवन चक्र से मतलब केवल उसके सीड प्रोडक्शन से है। तो एक वर्षीय खरपतवार वे खरपतवार जो एक सीजन या एक वर्ष में क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं। अधिकांशतः जो खरपतवार होते हैं आपके रबी, इसमें खरीफ, रबी एवं जायद के खरपतवार आते हैं। अधिकांशतः जो खरपतवार होते हैं वो इसी में आते हैं। अब बात करते हैं द्विवर्षीय खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो एक वर्ष या एक सीजन में क्या करते हैं, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, तथा दूसरे सीजन या दूसरे वर्ष में क्या करते हैं, वह सीड प्रोडक्शन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार कहते हैं। द्विवर्षीय खरपतवार क्या होता है, ऐसे खरपतवार जो 2 सीजन या 2 वर्ष में क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार कहते हैं। अर्थात एक सीजन या एक वर्ष में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ अर्थात वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, तथा दूसरे सीजन या दूसरे वर्ष में क्या करते हैं, वह सीड प्रोडक्शन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जंगली मोथा है, जंगली गाजर है, जंगली जई है, जंगली गोभी भी कर सकते हो। तो एक शब्द बताऊं जिसमें लास्ट में क्या लगा हो, जंगली लगा हो, समझ लेना वो क्या है, द्विवर्षीय खरपतवार है। लास्ट में क्या लगा हो, सॉरी, जिस शब्द में जंगली लगा हो, समझ लेना कि वो क्या है, द्विवर्षीय खरपतवार है। बात करें आगे बहुवर्षीय खरपतवार, ऐसे खरपतवार जो 2 वर्ष से अधिक, ठीक है, क्या करते हैं, 2 वर्ष से अधिक या 2 सीजन से अधिक में क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, जीवन चक्र को कंप्लीट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुवर्षीय खरपतवार या पेरेनियल वीड्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, गुलमेदी जैसे जैसे जरायन या लेंटाना कैमारा के नाम से जाना जाता है, झड़बेरी हो गई, बेशरम हो गया, मौथा हो गया, कांस भी लिख सकते हो, क्या कांस भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, यह हमारे बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं। ये 2 वर्ष या 2 सीजन से अधिक वर्ष में क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुवर्षीय या पेरिनियल बीड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, गुलमेहदी, जरायन, लेंटाना कैमारा, झड़बेरी, बेशरम, मोथा, कांस आदि। बात करते हैं आगे, ठीक है। पांचवा क्लासिफिकेशन क्या है, जो पांचवा क्लासिफिकेशन से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांशतः क्वेश्चन इसी से बनते हैं। 2 नंबर में पूछ देता है आपसे कि मिमिक्री वीड्स क्या होता है, रिलेटिव वीड्स क्या होता है, एब्सोल्यूट वीड्स क्या होता है, रोगे वीड्स क्या होता है, नॉक्सस वीड्स क्या होता है। तो आपसे 2-2 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगला क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के लिख लेना। बात करते हैं हम पहले नकलची खरपतवार, जिसे मिमिक्री वीड्स के नाम से जाना जाता है। अब मिमिक्री में क्या करते हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति की सेम टू सेम क्या करते हैं, मिमिक्री या वॉइस या मिमिक्री कुछ भी, डांस है, वॉइस है, कुछ भी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिमिक्री कहते हैं। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन सेम टू सेम वैसे ही करना क्या कहलाता है, मिमिक्री कहलाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कहा गया है कि नकलची या मिमिक्री वीड्स क्या होते हैं, तो ऐसे खरपतवार जो हमारे मुख्य फसलों के समान ही दिखते हैं, जिसमें क्या होता है, अलग करने में या सेपरेट करने में या पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नकलची या मिमिक्री वीड्स कहते हैं। समझ में आया क्या?
देखो मिमिक्री या नकलची बीट्स क्या होता है। मिमिक्री बीट्स वह बीट्स हैं जो हमारी मुख्य फसलों के समान दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या करना, अलग करना या सेपरेट करना बहुत कठिन होता है। उसे हम क्या कहते हैं, मिमिक्री या नकलची बीट्स कहते हैं। जैसे गेहूं, गेहूं और गेहूं का मामा जिसे फैलेरस माइनर उसका बोटेनिकल नेम होता है, जिसे गेहूं का मामा या गिल्ली डंडा के नाम से जाना जाता है। तो वह क्या होता है, हमारी गेहूं के समान दिखाई देता है। जैसे प्याज, प्याज एक मुख्य क्रॉप हो गई, और एक प्याजी खरपतवार होता है जिसके सीड क्या होते हैं, हमारे प्याज के समान होते हैं। जैसे सरसों, सरसों के साथ यदि सत्यानाशी ग्रो होता है तो हम पता नहीं कर पाएंगे, सॉरी उसके बीज, यदि सरसों के बीज और सत्यानाशी के बीज आपस में मिक्स कर दिए जाएं तो पहचानना बहुत कठिन होता है। तो यह क्या कहलाते हैं, हमारे मिमिक्री वीड्स कहलाते हैं। लिखा क्या है, ये खरपतवार बाहरी रूप से फसलों के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, उन्हें मिमिक्री वीड्स कहते हैं। गेहूं के साथ गेहूसा या गेहूं के मामा का उगना, धान के साथ जंगली धान का उगना, प्याज के साथ प्याजी का ग्रो होना। ठीक है, और लिख सकते हो प्याज के साथ प्याजी का ग्रो होना, सरसों के साथ सत्यानाशी का ग्रो होना। तो ये बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको पहचानना बहुत कठिन होता है। बात करते हैं आगे, रिलेटिव बीट्स। अब रिलेटिव बीट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने कोई एक मुख्य फसल बोई, उसके साथ किसी दूसरी क्रॉप के फसल, दूसरी क्रॉप के पौधे ग्रो हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव बीट्स कहते हैं। रिलेटिव बीट्स क्या होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं, जब मैंने एक क्रॉप बोई, जब दूसरी उस क्रॉप में किसी दूसरी क्रॉप के पौधे, जैसे मैंने चना बोया, सॉरी मैंने गेहूं बोया, गेहूं के साथ चना ग्रो हो गया, मैंने गेहूं बोया उसके साथ सरसों ग्रो हो गया, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव बीट्स या सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। समझ में आया क्या। सापेक्ष खरपतवार वह खरपतवार होते हैं जो जब मुख्य फसल के साथ बिना बुआई के ही क्या होते हैं, अन्य फसलों के पौधे उगाते हैं, तब इन्हें सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं के खेत में चने या राई का ग्रो होना। ठीक है, बात करते हैं आगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बात करते हैं रोगे की, कि रोगे वीड्स क्या होते हैं। देखो रोगे बीट्स में क्या होता है, जैसे मैंने एक स्पीसीज की एक वैरायटी बोई, कोई भी स्पीसीज मैंने वीट ले लिया, मैंने क्या ले लिया, समझाने के लिए लिख दूं क्या यहाँ पे, मैंने वीट एक स्पीसीज ली, इसकी मैंने एक वैरायटी बोई, कौन सी, कल्याण सोना। कौन सी वैरायटी बोई, मैंने अपने खेत पर कल मैंने अपने खेत पर वीट की एक वैरायटी बोई, कल्याण सोना। यदि मैंने एक स्पीसीज ली, उसकी एक वैरायटी बोई, कौन सी, कल्याण सोना। यदि कल्याण सोना के साथ वीट की दूसरी वैरायटी जैसे सोनालिका या सोनारा 64 का ग्रो हो जाना ही क्या कहलाता है, रोगे वीड्स कहलाता है। जब किसी एक स्पीसीज की मैंने एक वैरायटी बोई, उसके साथ किसी दूसरी वैरायटी का, उसी क्रॉप की किसी दूसरी वैरायटी का उसके साथ ग्रो होना ही क्या कहलाता है, रोगे वीड्स कहलाता है। जैसे मैंने वीट लिया, वीट एक स्पीसीज लिया, उसमें मैंने एक वैरायटी बोई, कल्याण सोना। कल्याण सोना के साथ यदि दूसरी उसी वैरायटी दूसरी वैरायटी के पौधे जैसे सोनालिका या सोनारा 64 के पौधे ग्रो हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोगे बीड्स कहते हैं। जब मुख्य फसल की बुआई की गई है, की जाति के साथ उसी फसल की अन्य जाति के भी गलती से पौधे आ जाते हैं, तब इन्हें रोग्यू कहते हैं, रोग्यू रोगे वीड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, गेहूं की लोकवन जाति के साथ मालव शक्ति आदि।
मैंने गेहूं बोया, गेहूं की लोकवन जाति के साथ यदि मालव शक्ति ग्रो हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रोगे वीड्स कहते हैं। बात करते हैं आगे अनिष्टकारी खरपतवार जिसे नॉक्सिस वीड कहते हैं। ऐसे खरपतवार जिनका कंट्रोल करना या नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है उसे नॉक्सिस वीड कहते हैं। जैसे आपका दूब घास हो गया, गाजर घास हो गया, जरायन या लेंटाना कैमारा हो गया, सत्यानाशी हो गया, इनका भथुआ हो गया, इनका कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉक्सिस या अनष्टकारी पौधे कहते हैं। दूब घास, कांस, मोथा, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे अनिष्टकारी या नॉक्सिस वीड होते हैं। आगे बात करते हैं अगला सैटेलाइट वीड्स। ऐसे वीड्स जो हमारे देश में विदेशों से आ गए हैं वो क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट वीड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट खरपतवार कहलाते हैं। यह खरपतवार भारत में विदेशों से आए हैं, क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट वीड्स कहलाते हैं। जैसे बेशरम आइपोमिया के नाम से जाना जाता है, जरायन लेंटाना कैमारा जिसका बोटेनिकल नेम होता है लेंटाना, ठीक है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, गाजर घास कर सकते हो। सॉरी, गाजर घास, ठीक है। क्या हो गया, बेशरम हो गया, जरायन हो गया और गाजर घास, ये क्या होते हैं, एक्जोटिक या सैटेलाइट्स वीड होते हैं। बात करते हैं निरपेक्ष खरपतवार जिसे एब्सोल्यूट वीड्स कहते हैं। ये खरपतवार क्या होते हैं, वे अवांछनीय पौधे जो बिना बोए ही उगाते हैं और क्या करते हैं, किसान को लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष या एब्सोल्यूट वीड्स कहते हैं। ये वास्तविक खरपतवार होते हैं जो रोग्य, सापेक्ष एवं स्वयं को छोड़कर सभी प्रकार के खरपतवार इसी वर्ग में आते हैं। और दूसरी तरह से लिखना चाहते हो तो उस तरह लिख सकते हो कि वे अवांछनीय पौधे जो बिना बोए ही ग्रो हो जाते हैं, किसान को लाभ की तुलना में हमेशा हानि पहुंचाते हैं, एब्सोल्यूट वीड्स कहलाते हैं। जैसे इसमें सत्यानाशी, गाजर घास लिख सकते हो। बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं पौध संरक्षण की, प्लांट प्रोटेक्शन की मेथड्स, पौध संरक्षण की विधियां। तो इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, देखो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा होगा या ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो इतना पढ़ाने के बाद भी उसको समझ में ना आए, ठीक है। एकदम क्लियर करके चलते हैं, ठीक है। तो पौध संरक्षण या खरपतवार नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। पहला आपका यांत्रिक विधियां, कौन सी है, यांत्रिक विधियां, जिसे इंग्लिश में मैकेनिकल मेथड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिकल मेथड्स कहते हैं। अगला क्या है, रासायनिक विधियां, जिसे क्या कहते हैं, केमिकल मेथड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल मेथड्स कहते हैं। अगला क्या है, जैविक विधियां, जैविक को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं। अगला क्या है, कृषि या सस्य वैज्ञानिक विधियां, जिसे कल्चरल मेथड कहते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारे प्लांट प्रोटेक्शन या बीड कंट्रोल की मेथड होती है। क्या होती हैं, प्लांट प्रोटेक्शन या बीड को खरपतवार नियंत्रण करने की विधियां होती हैं। कौन कौन सी, पहला है हमारा यांत्रिक विधि जिसे मैकेनिकल मेथड कहते हैं, दूसरा रासायनिक विधि जिसे केमिकल मेथड कहते हैं, तीसरा जैविक विधि जिसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, अगला है कृषि या सस्य वैज्ञानिक विधि जिसे कल्चर मेथड के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं खरपतवारों की विशेषताएं, खरपतवारों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक, एक ही क्लास में इस यूनिट को समाप्त करना है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट देखता हो लास्ट तक जरूर देखा करिए वीडियो को। खरपतवारों की विशेषताएं, तो पहला है, यह सामान्य फसलों की अपेक्षा प्रचुरता से उगते हैं। खरपतवार क्या होते हैं, यदि हम क्रॉप को बोए ना तो बहुत कम मात्रा में ग्रो होगी, यदि खरपतवारों को बीज को डाल दिया जाए तो अधिक मात्रा में उग जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगला, इनके बीजों के अंकुरण क्षमता दीर्घ अवधि तक बनी रहती है, अर्थात इनके बीजों को यदि लंबे समय तक भी रखे रहो ना, अब फिर जाके बो दो तो ये क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे।
अगला क्या है, इनकी जल मांग कम होती है, अर्थात पानी भी कम हो तब भी ये क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाते हैं या उग जाते हैं। अगला क्या है, यह अधिक संख्या में बीज उत्पादन करते हैं। यह फसलों की अपेक्षा क्या करते हैं, अधिक मात्रा में बीज संख्या या अधिक मात्रा में बीज उत्पादन करते हैं। बात करते हैं आगे, ये क्या हो गए, ये हो गई हमारी खरपतवारों की विशेषताएं। अब आ जाता है अगला टॉपिक हमारा हर्बिसाइड्स। क्या, हर्बिसाइड्स। पहला, हर्बिसाइड्स को, सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स या वर्णात्मक शाकनाशी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हर्बिसाइड्स के बारे में कि हर्बिसाइड्स होता क्या है। हर्बिसाइड्स और एक होता है हमारा बीडीसाइड। बहुत पूछा जाता है, कहीं यदि आप इंटरव्यू देने जाते हो या प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाते हो या आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो अधिकांशतः जो वाइवा लेने वाला होता है आपको एकदम डिफरेंस डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या डिफरेंट होगा और इसमें क्या डिफरेंस होगा। तो बात करते हैं हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स, दोनों का मतलब क्या होता है, खरपतवार नाशी। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम हर्बिसाइड्स की, उसके बाद बात करेंगे हम बीडीसाइड्स की। तो हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, ऐसे रसायन जो आपकी क्रॉप और आपकी क्या, खरपतवार दोनों को नष्ट कर देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, हर्बिसाइड्स कहलाते हैं। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, वह रसायन जो सभी प्रकार के हरे पौधों, हर्बी का मतलब यही होता है साकीय पौधा, साकीय मतलब हरा, कोई भी हरा पौधा हो, चाहे आपकी क्रॉप हो चाहे आपका खरपतवार हो, दोनों को नष्ट कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, हर्बिसाइड्स कहते हैं। बात करते हैं बीडीसाइड्स। बीडीसाइड्स क्या होते हैं, वह रसायन जो आपकी केवल खरपतवारों को नष्ट करते हैं, बीडीसाइड्स कहलाते हैं। ये तो हो गई इनमें डिफरेंस की बात। अब हर्बिसाइड्स या बीडीसाइड्स है क्या, ऐसे रसायन जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वह हर्बिसाइड्स या बीडीसाइड्स कहलाते हैं। हर्बिसाइड्स या बीडीसाइड्स क्या होते हैं, ऐसे रसायन जिनका यूज हम क्या करते हैं, बीड कंट्रोल के लिए या खरपतवारों को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है, हर्बिसाइड्स या बीडीसाइड्स कहलाते हैं। अब हर्बिसाइड्स की हमारी दो मेथड्स होती हैं, एक सेलेक्टिव मेथड्स और एक नॉन सेलेक्टिव मेथड्स। हर्बिसाइड यूज करने की दो मेथड्स होती हैं, कौन कौन सी, सेलेक्टिव मेथड्स और नॉन सेलेक्टिव मेथड्स। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हर्बिसाइड। हर्बिसाइड शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो यह हमारी लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। कौन सी भाषा से लिया गया है, हर्बिसाइड जो शब्द है हमारा लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। क्लियर हुआ हर्बिसाइड और बीडीसाइड में क्या डिफरेंस होता है और हर्बिसाइड या बीडीसाइड किसे कहते हैं। बात करते हैं अब इसकी। तो हर्बिसाइड या बीडीसाइड कितने यूज करने के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स और एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करके, ठीक है, ऐसे ही होता ना। नॉन सेलेक्टिव मतलब डाल दो कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्टिव का मतलब, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स ऐसे रसायन जो क्या करते हैं, आपके केवल खरपतवारों को ही नष्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स कहते हैं। मतलब जैसे मेरी क्रॉप लगी है, धान लगा है, धान के साथ जंगली धान ग्रो हो जाता है, तो उसको नष्ट करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स कहते हैं। वह क्या करेगा, वह केवल आपके जंगली धान को ही नष्ट करेगा। क्या करेगा, आपके केवल जंगली धान को ही नष्ट करेगा। तो यह क्या हो गए, हमारे सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हो गए। क्या लिखा है, ये शाकनाशी सभी वनस्पतिक खरपतवारों को न मारकर पौधों की विशेष जातियों को मारते हैं। ये शाकनाशी चुने गए पौधों पर ही प्रभाव डालते हैं, इनका प्रभाव फसल पर नहीं केवल खरपतवारों पर होता है, जो मैंने समझाया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं, एलाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर है, एट्राजीन है, सेमाजीन है आदि। तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एलाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर है, एट्राजीन है और सेमाजीन।
बात करते हैं अब नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स की। अब नॉन सेलेक्टिव हेर्बिसाइड्स क्या होते हैं? सेलेक्टिव में भी हमने क्या कहा, जब हम फसलों के साथ डालते हैं तो वह क्या करते हैं, हमारी फसल को ना मारकर केवल खरपतवारों को नष्ट करते हैं। सेलेक्टिव हेर्बिसाइड्स। नॉन सेलेक्टिव हेर्बिसाइड्स ऐसे रसायन जो आपकी फसल और खरपतवार दोनों को नष्ट कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नॉन सेलेक्टिव हेर्बिसाइड्स कहलाते हैं। नॉन सेलेक्टिव हेर्बिसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे रसायन जो आपकी फसल तथा आपके वीड खरपतवार दोनों को नष्ट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन सेलेक्टिव हेर्बिसाइड्स कहते हैं। यही लिखा है। ये खरपतवार, ये शाकनाशी खरपतवार विशेष के लिए न होकर संपर्क में आने वाली सभी वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। ये शाकनाशी सभी प्रकार की वनस्पति जैसे फसल और खरपतवार दोनों को प्रभावित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नॉन सेलेक्टिव हेर्बिसाइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? पैराक्वाइट, डाइक्वाइट और ग्लाइफोसेट। इसके एग्जांपल्स क्या रहने वाले हैं? पैराक्वाइट हो गया, डाइक्वाइट हो गया और ग्लाइफोसेट। ये हो गई हमारे हर्बिसाइड की यूज करने की विधियां, ठीक, या हर्बिसाइड यूज के प्रकार। आज के लिए इतना ही था। देखो, जो भी यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत अच्छे से हमने पढ़ा भी, ठीक है। अब मिलते हैं एक नई नई क्लास के साथ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के साथ, जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा जो भी रहेगा, ठीक है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।